हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पुष्यभूति डायनेस्टी और शाक्य डायनेस्टी और चोल डायनेस्टी के बाद नेक्स्ट डायनेस्टी की बात करते हैं, राजपूत काल की बात करते हैं। राजपूत काल में अगर हम बात करें तो 12वीं शताब्दी में चौहान वंश या जिसको चाहमान भी कहते हैं, दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया था। और चौहान डायनेस्टी के जो सबसे फेमस रूलर थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इन्होंने 1191 में तराई का प्रथम युद्ध किया था मोहम्मद गोरी के साथ, और तराई का द्वितीय युद्ध भी मोहम्मद गोरी के साथ इन्होंने किया था 1192 में। प्रथम जो तराई का युद्ध था उसमें मोहम्मद गोरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने, और जो 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था तराई का, उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। राजा भोज की अगर हम बात करें तो यह परमार राजवंश के सबसे बड़े शासक थे और ये शिक्षा और साहित्य के अनन्य उपासक थे। इन्होंने मध्य प्रदेश के धार जिले में एक स्कूल भी, महाविद्यालय मतलब कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है, जहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जयमल और फत्ता नाम के दो योद्धा थे जो चित्तौड़ के किले की रक्षा करने का प्रभार उनको दिया गया था। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर आज भी जयमल और फत्ता का महल राजपूतों की शौर्य और वीरता का प्रतीक है। साथ ही साथ राजपूतों के बीच में चलने वाली दो प्रथाएं हैं जिनका नाम है शाका और जौहर। जौहर का नाम आपने सुना होगा। शाका जो है ये पुरुषों के बीच में होने वाला अनुष्ठान था, और जौहर जो है वो राजपूत महिलाओं के बीच में होने वाला अनुष्ठान था। जैसे ही हार निश्चित हो जाती थी तो राजपूत पुरुष जो थे वो शाका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिसमें वे वापस नहीं आ सके। यह जौहर होने के एक दिन बाद किया जाता था जिसमें योद्धा केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर मैदान में उतरते थे, जो भारतीय संस्कृति में बलिदान का प्रतीक है। क्लियर है? जौहर औरतें करती थी, मतलब यह कंफर्म हो गया कि अब हमको हारना है, तो औरतें जो होती थी वो जौहर कर लेती थी, यानी जब सुहागन रहती थी तभी वो लोग आग में कूद जाती थी, और नेक्स्ट डे केसरिया रंग का कपड़ा पहन करके ये लोग शक यानी कि शाका जैसे जा करके फिर युद्ध करते थे कि अब वो वापस नहीं बचेंगे। ये बलिदान का एक प्रतीक था उनका। पृथ्वीराज चौहान ने अपने शत्रु जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता का उसके स्वयंवर से अपहरण करके उससे विवाह किया था। इसके पश्चात पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को युद्ध में परास्त किया। इस घटना का वर्णन पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासों में मिलता है। यह आप सीरियल्स में भी देखे होंगे, और यह बुक बहुत ही फेमस है, पृथ्वीराज रासो, जिसको लिखा था किसने? चंद बरदाई ने लिखा था। ठीक है। जब हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुषों को डैश या एक अनुष्ठान करना होता था, उसका नाम क्या है? शाका। ठीक है, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी। मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था कौन? तो राणा कुंभा। ठीक है, ये आप लोग वन लाइनर प्रश्न है, आप देख सकते हैं। इसमें ऐसा पूछता है जो तराई का प्रथम युद्ध था वो कौन से साल में हुआ था? तो 1191 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और तराई का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। क्लियर है? नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं कैसे बना है राजपूत काल से। तो पहला है 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो किसका था? तोमर वंश का शासन था। ठीक है, तोमर वंश। उसके बाद फिर आपके चामन वाले भी लोग आए, ये लोग। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो जयचंद कब मारा गया था? तो ये चंदावर में मारा गया था 1194 में। क्लियर है? निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है? तो वह राजपूत है। राजपूत काल जो है उन्होंने, मतलब भारत का जो राजपूत काल है वो 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का रहा है, लेकिन इन्होंने कभी भी साउथ इंडिया पे कभी शासन नहीं किया था। इनका जो एरिया था वो था उत्तर भाग, जैसे कि राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इतना ही एरिया पे इन्होंने शासन किया है। ठीक है। और महत्वपूर्ण जो राजपूत वंश थे उनमें थे राष्ट्रकूट, चालुक्य, चौहान, चंदेल, परमार और गढ़वाल। ये लोग जो थे ये पूरे आपके राजपूत के कुल वंश थे। ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं एंशियंट इंडियन आर्ट और लिटरेचर, प्राचीन भारतीय एवं कला एवं साहित्य के बारे में देखते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। ये हमने प्रीवियसली भी पढ़ रखा है और आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी या किस शासन काल में हुआ था। तो गुप्त वंश में हुआ था और किसने किया था, कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, यह आज के टाइम पे वर्तमान बिहार में स्थित है और यहाँ पर छात्रों को कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति और युद्ध की कला के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर की स्थापत्य शैली द्रविड़ वास्तुकला है। ठीक है, यह मंदिर कावेरी नदी के तट पर स्थित है और यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। इस मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच राजा प्रथम ने करवाया था। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो तंजावर तमिलनाडु में स्थित है और जो कि द्रविडियन शैली का प्रतीक है। पंचायतन शैली मंदिर निर्माण की एक शैली है जिसमें एक केंद्रीय मंदिर होता है जो 4 अन्य मंदिरों से घिरा होता है। इसमें एक मुख्य मंदिर होता है जो 4 सहायक मंदिरों से घिरा रहता है। इस शैली में मंदिर के उदाहरण खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर और दशावतार मंदिर में आप ये देख सकते हैं किस शैली का, पंचायतन। ठीक है, वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात राज्य के भावनगर जिले में स्थित है और यह बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से संबंधित रखता है। यहाँ चीनी यात्री वैनसांग ने लगभग 7वीं सदी में यात्रा किया था। नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण अशोक के द्वारा 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिहार के गया जिले में स्थित नागार्जुनी चट्टानों से काटकर करवाया गया था। ठीक है, और किस लिए करवाया था उन्होंने, तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का निवास स्थान बनवाया था। राजस्थान में माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर जैन मंदिर शैली का एक जीता जागता उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, तो माउंट आबू राजस्थान में है। किस से संबंध रखता है, तो जैन मंदिर शैली है यह। इस मंदिर का निर्माण 1088 ईस्वी में विमल शाह के शासनकाल के दौरान किया गया था। ठीक है, त्वांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह भारत में स्थित सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और दुनिया का सबसे बड़ा मठ है, दूसरा सबसे बड़ा मठ है। ठीक है, कुछ और मठ के नाम दिए हैं। त्वांग मठ अरुणाचल प्रदेश में याद रखिएगा। हेमिस मठ ये बहुत फेमस है, पूछता है, लेह लद्दाख में है, यहाँ जम्मू कश्मीर लिखा है, लेह लद्दाख में याद रखिएगा हेमिस मठ। ताबो मठ हिमाचल प्रदेश। बैलकुंपे मठ कर्नाटक। धूम मठ पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इसके अलावा मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों का स्तंभ जो है वो प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, कौन कौन, मौर्य, गुप्त और मुगल। अशोक स्तंभ पर 3 शासकों के लेख खुदे हैं। इस पर मौर्य सम्राट अशोक, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की प्रशस्ति तथा मुगल सम्राट जहांगीर तथा बिरबल के लेख भी मिलते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, यह उड़ीसा के पुरी नामक स्थान पर स्थित है। इस मंदिर परिसर का आकार भव्य रथ के समान है जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए, स्तंभ एवं दीवारें हैं। इसे गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो ब्लैक पगोड़ा भी पूछता है किसे कहा जाता है, तो कोणार्क टेम्पल को कहा जाता है। सूर्य मंदिर है वो और यह उड़ीसा के पुरी में स्थित है। मेगास्थनीज की किताब जो थी इंडिका, जिसमें मौर्य वंश के शासन के समय भारत का वर्णन मिलता है। टॉलमी ने भूगोल, प्लिनी का नेचुरल हिस्टोरिका प्रमुख पहली सदी का प्रमुख लेखक है। लगभग इसी समय स्ट्रैबो ने जियोग्राफिका की रचना की थी। पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना प्राचीन भारत के जैमिनी द्वारा की गई थी और यह इसके अनुसार वेद शाश्वत और सभी ज्ञान से युक्त हैं, इसके बारे में पता चलता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे ये और इस प्रशस्ति की भाषा संस्कृत तथा लिपि ब्राह्मी है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस भाषा में प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है, तो संस्कृत में और लिपि उसकी ब्राह्मी है। अभिज्ञान शकुंतलम न केवल संस्कृत साहित्य का अपितु विश्व साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने लिखा है। ठीक है, और यह कालिदास की अंतिम रचना है।
जिसमें शकुंतला के बारे में लिखा गया है, जो भरत की स्टोरी थी, राजा दुष्यंत एंड शकुंतला की स्टोरी है उसमें। यह कालिदास का अंतिम रचना है। कल्हड़ के द्वारा रजत रंगिनी लिखा गया एक संस्कृत ग्रंथ। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। तो कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस किताब में कश्मीर का वर्णन किया गया है, तो रजत रंगिनी, जो कि कल्हड़ ने लिखा है। शिल्पदिकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। अल बिरूनी ईरानी मूल का एक फारसी लेखक था। इसने अनेक रचनाएं मातृभाषा फारसी में की। वह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था और इनकी कृतियां हैं किताबुल हिंद अरबी भाषा में। प्रश्न देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं यहाँ से। सबसे पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह हम्पी में स्थित है। विजयनगर एम्पायर आपने पढ़ा था, कर्नाटक। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है, तो खजुराहो के जो मंदिर है ना, खजुराहो टेम्पल, मध्य प्रदेश में स्थित है। डैश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो कौन सा मंदिर है एलोरा का, तो वो है कैलाश मंदिर। क्लियर है, ये मंडी परिषद का आया हुआ प्रश्न है, कैलाश मंदिर है। मथुरा कला स्कूल कब और अपने शिखर पर पहुंचा, तो मथुरा जो कला स्कूल था वह कुषाण काल में अपने शिखर पर पहुंचा था। ठीक है, इसमें सभी देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती थी। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया है, तो यह गणित पर लिखा गया है। ठीक है, गणित पर लिखा गया है। याद रहे, लीलावती और संस्कृत से कंफ्यूज मत होइएगा, यह गणित पे लिखा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा, और ये किसके द्वारा लिखा गया लीलावती, तो यह भास्कर द्वितीय के द्वारा लिखा गया है। फिर है आपका मालवी काग्नि मित्रम पुस्तक किसने लिखी है, तो यह लिखी है कालिदास ने। इसके अलावा अगर हम बाकी की बात करें तो भारवी के द्वारा लिखी गई किताब है किरातार्जुनीयम। महाकवि भास के द्वारा लिखा गया है स्वप्नवास दत्ता, और दंडी के द्वारा लिखा गया है दश कुमार चरितम। क्लियर है। कादम्बरी के लेखक कौन है, तो कादम्बरी के लेखक जो है वो बाण भट्ट है। कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट है, और बाण भट्ट ने ही हर्षचरित्र का भी रचना किया है। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है कि मुद्राक्षस किसने लिखा है, तो विशाखादत्त ने, और किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है। क्लियर। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।